गुड आफ्टरनून। आज एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन का सेकंड टॉपिक एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू होम साइंस और वेलफेयर स्कीम्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। एक्सटेंशन एजुकेशन जब इंडिया में आया तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो पहले क्या होता था कि ज़्यादातर लोग किसान थे और एग्रीकल्चर बेस्ड ही प्रोग्राम्स, एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड उनका रोजी रोटी का वही उनका बेस था और उसी से वो अपना जीवन चलाते थे। तो इसको एक्सटेंशन जो एजुकेशन है उसकी ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ी कि वैज्ञानिक जितनी भी खोज करते थे वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता था जिनको उसकी ज़रूरत थी। और धीरे धीरे जब क्रांतियाँ आने लगी, औद्योगिक क्रांति हो गई, तो लोग गांव से शहरों की तरफ भागने लगे। वो किस लिए कि उनको जो है अपने जो आर्थिक उन्नति के लिए, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए उनको ज़रूरत पड़ी और वो शहर की तरफ कमाने के लिए जाने लगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि सारे लोग गांव छोड़ के और शहर की तरफ चले जाएं तो क्या होगा? एक खाना तो जो भोजन है वो तो हमें जितना भी अनाज है, सब्जी है, दाल है, वो खेतों से ही मिलते हैं। जब अगर खेती करना या किसान खेती करना छोड़ देगा या कृषि नहीं होगी तो क्या होगा? खाना तो नहीं बन सकता, उसमें कहीं फैक्ट्री में तो बनता नहीं, वो खेतों से ही उगता है। तो इसके लिए वहाँ पर लोगों को रोकने के लिए ये प्रसार शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। पहले इसका नाम कृषि प्रसार शिक्षा यह था क्योंकि वो उसी पर बेस्ड था। लेकिन अब जो है वो एक्सटेंशन एजुकेशन, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, दोनों के लिए खुला है। इसलिए क्योंकि जागरूकता सभी जगह लानी है। जैसे मान लीजिए जो पढ़े लिखे हैं उनको तो समझ आ जाती है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो स्लम्स एरिया है अर्बन में, तो उन तक उनकी जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं या जो योजना बनाई जाती हैं या नई नई टेक्निक्स हमारे सामने आ रही हैं, उन तक पहुंचाने के लिए ये प्रसार शिक्षा की ज़रूरत हुई। और इसमें प्रसार कार्यकर्ता तैयार किए जाते हैं जो उन लोगों तक सारी सूचनाएं पहुंचाते हैं, उनको जागरूक करते हैं। ठीक है। और इसकी आवश्यकता इसलिए भी क्या काम करता है प्रसार शिक्षा कि लोगों को जितना ज्ञान है उस ज्ञान को बढ़ाने का काम करता है। जब नॉलेज बढ़ेगी तो उनका जो है और स्किल को डेवलप करने के लिए कि भाई अब कोई काम कर रहे हैं, मान जैसे नॉलेज है कि हमको खेत में काम, उनका पहले केवल क्या होता है रबी और खरीफ की फसल होती थी, वो दो फसल में ही खुश रहते थे। लेकिन अब नई नई टेक्निक्स आ गई कि आप कोई भी खेती कर रहे हैं, चावल धान की या गेहूँ की, उसके बीच में जो स्पेस होती है उसमें आप और भी दूसरी चीज़ें उगा सकते हैं। और जो जिस समय ज़मीन खाली है उस समय आप ऐसी कोई सब्जियां हैं या फूल है, फ्लावर्स की कितनी तरह की खेती होती है, तो वो उन लोगों को जाके बताएंगे। तब अब जो है बहुत सारे किसान आप पंजाब में देखोगे कि वहाँ पे केवल खेती करके ही वो अपर क्लास में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनके जो टेक्निक्स हैं, जो बीज हैं, जो नए नए खाद हैं, वो सारा यूज़ करके और इतना अच्छा पैदावार हो रही है कि उसको जब मार्केट में जाता है तो उतना पैसा वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब वहाँ की आर्थिक और सामाजिक उन्नति इसी कृषि के द्वारा हो गई। ये धीरे धीरे हमारे उत्तर प्रदेश में भी अब जो है आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स जो हैं किसान यूज़ करने लगे हैं या गवर्नमेंट के द्वारा ऋण मिलता है। उससे पहले बैल से, हल से खेती होती थी, फिर ट्रैक्टर आया, फिर अब कई सारे अटैचमेंट आ गए। अभी जैसे जो इधर के साइड हैं, मान लो फर्रुखाबाद साइड, जहाँ आलू की खेती होती है, आलू पहले क्या होता था मैनुअली खोदा जाता था। अब जो है आपके ट्रैक्टर्स में ऐसे अटैचमेंट्स हैं कि उसी से खुद के वहीं साफ हो जाता है और वहीं खेत में बोरी में भर दिया जाता है, वहीं से पैक होके वो वहीं से सीधे कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच जाता है। गेहूं का भी इसी तरह से वहीं कटता है, वहीं पे उसका भूसा अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाता है, वहीं से पैकिंग होती है और वो मार्केट के लिए चला जाता है। पहले ये सारी चीज़ें जो है वो मैनुअल की जाती थी। मैनुअली करने में टाइम बहुत लगता था, उस एनर्जी बहुत लगती थी, तो वो जो काम 10 दिन में होता था वो अब आपका काम घंटों में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो स्टार्ट किया गया और
इसमें ऐसे ऐसे प्रसार कार्यकर्ता तैयार किए जाते हैं जो वहाँ तक गांव तक जाते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनको बताते हैं चीज़ें, और फिर वो अपना डेवलपमेंट जो है, चाहे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो या कल्चरल डेवलपमेंट हो, वो सारी डेवलपमेंट्स करने के लिए इसको ज़रूरत पड़ी। तो इसमें जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो हमारा सबसे पहले जो है वो आपका नॉलेज बढ़ाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उनको हम किताबी ज्ञान दे रहे हैं, उनको ABCD पढ़ा रहे हैं, क पढ़ा रहे हैं, नहीं, जो वो काम कर रहे हैं उसी में जो नई टेक्निक्स आई हैं या जो नए इक्विपमेंट्स आए हैं उसके बारे में बताना कि वो अपना काम और अच्छे से कैसे कर ले। जैसे मान लो कोई गेहूँ बो रहा है और उसको बो के छोड़ दिया अपना, उसमें ऐसा नहीं कि बार बार हर रोज नहीं जाना, लेकिन उसके साथ आप उसी खेत में अगर कुछ जगह बची है उसमें कुछ और दूसरी खेती, जिसको दोहरी खेती कहते हैं, वो उसके साथ सब्जियां बो दिया, या आप मुर्गी पालन कर सकते हो उसके साथ, या आप बकरी पालन कर सकते हो। सब लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, तो उसके साथ साथ जो आपका टाइम बच रहा है बीच का, कि एक फसल आपकी 4 महीने में तैयार हो रही है, एक फसल 4 महीने में तैयार हो रही, तो बीच के जो महीने बचे उसमें आप कुछ कर सकते हैं खाली टाइम में। पहले देखो कि बैठे रहते हैं, फिर उनको कोई काम नहीं, पानी दे दिया या बो दिया उसके, तो वो खाली टाइम का कैसे उपयोग किया जाए इसके लिए उनको और नॉलेज दी जाती है कि आप उसके साथ साथ ये काम भी कर सकते हैं। और फिर आता है स्किल। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल है कि मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं उसका स्किल कैसे डेवलपमेंट करें। आता है, मान लीजिए जैसे खाना बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं, गांव में आप जैसे होम साइंस का कोई स्टूडेंट है जाके बताना हो तो आप बता सकते हो कि खाना तो बनाते हैं, सब्जी काटते हैं, सब्जी बहुत लोग क्या करते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब्जियां काट लेते हैं उसके बाद धो देते हैं। यस। तो उससे क्या होता है कि जो विटामिन हमको मिलना चाहिए वो पानी के साथ निकल जाता है। तो अब उनको खाना तो सभी खाते हैं, लेकिन आप उसको ये बता सकते हो कि जो है अपना जो आप स्किल जो है उसमें चेंज करिए, उसको और अच्छा करिए कि आप पहले सब्जियां धो लो और उसके बाद बनाओ, लेकिन तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम जाके ऐसे सीधे बताने लगे कि ये काम करिए तो क्या होता है कि जल्दी लोग समझते नहीं। ये चीज़ बहुत धीरे धीरे आती है कि कोई भी नया काम आप किसी को भी बताओ तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। जब उसके फ़ायदे उसको दिखने लगते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर आता है आपका एटीट्यूड। ठीक है कि हमको आपने नॉलेज दिया, ठीक है, हमने आपको कुछ बताया, आप सुन ली, फिर आपको उसने तरीका बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, आप इस तरह से करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। कि आपने जैसे मान लो किसान है, खेती कर रहे हैं, वो अपना जो खाद डालते थे लेकिन अलग से जो नई खाद आ गई या उससे पैदावार ज़्यादा होगी या ऐसे बीज आ गए जिससे पैदावार कम टाइम में हो जाएगी, तो आपने बता दिया, मान लीजिए उसने सुन भी लिया लेकिन वो तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, जब वो एक आदमी किसी का देखता है, या यहाँ पर आपके एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि रिसर्च चलते हैं, यहाँ पे किसान मेला लगता है, तो किसान मेला में जो नए बीज ये लोग डेवलप करते हैं उससे जो पैदावार होती है उसके सारे आइटम्स उसके लगाए जाते हैं। तब किसान अगर उसमें आता है, वो देखता है कि अगर ये बीज लगाएं तो इससे इतनी अच्छी फसल हो रही है, या लौकी का साइज बढ़ा या गोभी का साइज बढ़ा, तब वो उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ अगर हम बोएं तो हमें फ़ायदा है, तब वो उसमें वो विश्वास करता है। तो एटीट्यूड तब बदलेगा जब व्यक्ति किसी चीज़ पर अपना विश्वास उसका होता है। तो ये 3 मेन काम जो हैं वो प्रसार शिक्षा में किया जाता है कि आपको नॉलेज देनी है, उनका स्किल डेवलपमेंट करना है और उनका एटीट्यूड बदलना है। कोई भी चीज़, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले क्या होता था कि घर में जो मसाले पीसे जाते थे वो वहाँ पे सिलबट्टे का प्रयोग होता था। आप अगर पहले जाके आप किसी गांव में किसी से भी कह दो कि सिलबट्टे पे मसाला पीसना नहीं चाहिए, ये पैकेट के मसाले आए हैं, इसको आप यूज़ करो, तो वो यूज़ नहीं करें। इसमें क्या क्या मिला है, कैसे मिला है। अभी भी जिसके घर में दादी या ओल्ड एज ग्रुप है वो यही अभी भी कहता है कि सिलबट्टे
सिलबट्टे पे अगर मसाला पीसा जाए तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, मिक्सी में भी नहीं पीसने देते। तो क्या कारण है? क्योंकि उनका जो है वो एटीट्यूड जो है नहीं बदला है अभी भी। तो ये चीज़ जो है दिमाग में अगर बैठा हुआ है, लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है उसको तो वो तो सब, अगर लहसुन प्याज भी पिसा हुआ मिले तो वो उठा के ले आता है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। गार्लिक जिंजर पेस्ट आया, बस मार्केट से उठाया, यूज कर लिया। तो इसलिए क्योंकि अब किसी के पास टाइम नहीं है, वर्किंग हो गए, तो हमको बाहर भी जाना है और घर भी देखना है। आप और बड़े शहरों में चले जाए, आपको सब्जियां कटी हुई पैक मिलती हैं, आपको पैक्ड फूड्स आ गए हैं, बस खोलिए और गर्म करिए। आप जितने भी डेवलप कंट्रीज में जाओगे आपको हर चीज़ पैक मिलेगी। लेकिन वहाँ पर क्या है कि आप जो उस पर जो एक्सपायरी लिखी होती है, उसको फ्लाइट मोड पे किए हैं ठीक है, फूड पैक फूड्स आते हैं उसका यूज़ ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर एक्सपायरी डेट जो लिखी होती है, अगर डेट हो गई तो वो वहाँ से सामान चाहे आपके शॉप में हो वो निकाल के बाहर कर देते हैं। लेकिन अभी इंडिया में क्या है, सब जगह की नहीं, अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, एक्सपायर हो गया उसके ऊपर एक स्लिप लगा देंगे और फिर उस पर दूसरी डेट लिख के एक्सपायरी भी देते हैं, जो लोगों को नुकसान करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों को विश्वास में लाने में अभी भी कमी डाल रही है कि हम विश्वास नहीं कर पाते और उसको जो है घर में यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी अब पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन में आने पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और हमारा उसके प्रति हमारा भाव बदल चुका है कि हमारे पास टाइम नहीं है उतना करने के लिए, तो इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये जब हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए प्रसार शिक्षा और उसकी योग्यता और एटीट्यूड बदलने के लिए जब ये तीनों हो जाता है, इसके बाद जो आपका सक्सेस कैसे होता है कि जब हमारा एटीट्यूड बदल गया तो एटीट्यूड बदलने के बाद बिहेवियर में चेंज आ जाता है। ठीक है, बिहेवियर जब हम उसको हम अपने डेली रूटीन के कार्य में लाने लगते हैं, जैसे जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया कि जब हमारा एटीट्यूड किसी के प्रति बदल जाएगा, किसी भी उसके प्रोग्राम या कोई भी कार्य करने के, तो हम उसको अपने बिहेवियर में लाएंगे और जब बिहेवियर हमारा चेंज होगा तो हम उसको अपने वर्क कल्चर में आ जाएगा हमारे अपने आप। तो वो हमारे डेली रूटीन में उसके हम आदी हो जाएंगे और वो काम करने लगेंगे। तो यही काम जो है प्रसार शिक्षा जो है वो लोगों के बीच में जाके यही काम करता है कि उनको नॉलेज देना, उनका स्किल डेवलप करना और उनका एटीट्यूड बदलना, ये काम जो है वो। और इसीलिए ज़रूरत पड़ी, इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती थी, या जितने भी वैज्ञानिक मतलब जो भी खोज कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम कैसे। आप टीवी में देखते हो, पेपर में आता है, आपके डोर टू डोर एडवर्टीजमेंट होने लगे हैं, तो हम लोगों को ये सारी, भाई कोई भी अगर फैक्ट्री या कोई नया चीज़ बना रही है तो उसको सारे लोगों तक कैसे पहुँच, जो पढ़ा लिखा है वो पेपर में पढ़ लेगा, टीवी में भी देख लेगा। बाई चांस आप उस समय टीवी नहीं देख रहे हो, आपका एडवर्टीजमेंट निकल गया तो आपको नहीं पता चलेगा। तो ये डोर टू डोर पहले था, पहले नहीं था, अब डोर टू डोर जाने लगे लोग। कोई इक्विपमेंट आया आपके घर जाके उसका बताएंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। आप दुकानों में देखो, कोई नई चीज़ लॉन्च होती है, अब दुकान में कंपनी की तरफ से लोग बैठे होते हैं, आप जब शॉप में जाते हो तो उसके बारे में बताएंगे। और घर घर भी बहुत देख कोई भी साबुन है या पेस्ट है या और कोई नई चीज़ निकली किसी दूसरी कंपनी ने बनाया, फेमस कंपनियों के तो आपको जैसे सब पता है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का लोग लेते हैं, लैक्मे का हुआ, पॉन्ड्स का हुआ, सब आप वो जानी मानी कंपनियाँ। लेकिन जो नई कंपनियाँ या छोटी कंपनियाँ या जो घरेलू लघु उद्योग में बना रहे हैं, तो वो लोग अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए घर घर जाते हैं और उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है एक्सटेंशन में, उसका एक शॉर्ट 5 फेजेस में करता है, जिसको सॉर्टर कहते हैं। सॉर्टर मतलब भाई कोई भी प्रोग्राम, जैसे एक्सटेंशन प्रोग्राम जब
कहीं बनाया जाता है या कोई भी काम हम करने के लिए प्रसार कार्यकर्ता जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे सिचुएशन देखी जाती है कि वहाँ की स्थिति परिस्थिति कैसी है या वहाँ पर उनको क्या आवश्यकता है। ठीक है कि भाई समस्याएं जब आती हैं हमारे पास तभी हम उसका समाधान निकालते हैं। तो समस्याएं ऐसी नहीं है कि एक व्यक्ति की समस्या होगी तो वो समस्या का समाधान उतनी जल्दी नहीं निकलता है। जब कम्युनिटी की एक सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम का समाधान जल्दी होता है। जैसे मान लो ब्लॉक लेवल से हुआ, गांव विलेज लेवल गांव लेवल से हुआ तो वहाँ का प्रधान उनकी समस्या प्रधान को बताई जाती है, फिर वो जो है जिला लेवल पे आता है, फिर स्टेट लेवल पे आता है, उसके बाद जो है वो नेशनल लेवल पे आता है। तो इसमें सिचुएशन जो है वो कि वहाँ की परिस्थिति क्या है और वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी कमियाँ हैं जिसको दूर करने की आवश्यकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल एक है, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, ठीक है, तो ये तो पर्टिकुलर 1% का हुआ। लेकिन अगर नालियाँ नहीं हैं, हर घर का पानी निकलकर सबके घर के सामने आ रहा है तो उससे क्या होगा, पानी का जो वेस्टेज पानी है या घर में जो यूज़ करने से पानी बाहर निकल रहा है वो घर के सामने, अपने घर के सामने होगा या वो पानी जाके दूसरे के घर के सामने होगा। तो ये समस्या पूरे गांव की होगी अगर नाली नहीं बनी है। तो अगर ये समस्या है तो ये समस्या पहले प्रधान को जाती है, फिर वो अपने उससे हायर लेवल पे ले जाने के बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, तब कोई वहाँ से पैसा रिलीज होता है और फिर उसको वो सुविधाएं पूरी की जाती है। किसी के यहाँ अगर नल नहीं है तो जैसे मान लो ऐसे हर घर में हैंड पाइप, अभी बीच में हैंड पाइप लगाने का था प्लान, तो ऐसा नहीं है कि हर घर में लगा, गांव में जैसे 5 घर के बीच में एक लग गया। तो ये सारी योजनाएं जो समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए फिर जो है गवर्नमेंट जो है उनको पैसा देती है और उससे वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जाती है। फिर दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स। तो जब वहाँ की स्थिति परिस्थिति देखने के बाद जो प्रसार कार्यकर्ता हैं वो ऑब्जेक्टिव चुनते हैं कि किस पर हमको काम करना है। फिर उसके बाद टीचिंग, कि मान लीजिए जैसे बहुत बीमारी हो रही तो उसमें सर्च पहले शोध किया जाता है कि ये बीमारियां इसी जगह पे क्यों हो रही हैं। मान लो जैसे डेंगू फैल रहा है एक एरिया में, पर्टिकुलर एक एरिया में डेंगू फैल रहा है, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि डेंगू फैलने का कारण क्या है, फिर उनको उसका सॉल्यूशन वहाँ पे बताया जाएगा। लोग पर्टिकुलर घर घर जाके या जो सुविधाएं मान लो जैसे चूना का छिड़काव है या बताना कि पानी इकट्ठा ना होने दीजिए, मच्छरदानी लगा के सोइए, इस तरह की, या स्वास्थ्य संबंधी बताना है कि नालियाँ खुली ना हो, उनको ढका होना चाहिए और मक्खियाँ ना बैठें खाने पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचिंग में आता है कि किस तरह से आप जो है उसको बता सकते हैं और उनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन हर उसमें पढ़ रहे हो, कल भी मैंने बताया था कि इवेल्युएशन करना इसलिए ज़रूरी है कि जो एक टारगेट है हमारा वो कहाँ तक पूरा हुआ, अचीव हम कर पाए कि नहीं कर पाए, उसको देखने के लिए इवेल्युएशन किया जाता है। कि आपने मान लो ठीक है हम किसी के लिए सफाई रखने के लिए हम बताएं, या इस समय मान लीजिए जैसे कोविड चल रहा है, कोविड के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए, हमको दे के आए, लेकिन अब जब आप दोबारा ऐसा नहीं कि वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे के आप छोड़ देते, फिर आपको देखना पड़ता है कि जो हमारा काम था वो पूरा हो रहा है कि नहीं, जो हमारा गोल एक हम सेटअप किए थे वो पूरा हुआ कि नहीं। तो इवेल्युएशन करने के बाद कि नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग होते हैं, अभी भी आप पूरे उसमें देख लो कितने लोग मास्क लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, कितनी भी, अब जब तक सजा नहीं हो जाएगी कि कुछ पनिशमेंट ना मिले तो ये क्या है, लोगों की एटीट्यूड नहीं बदल रहा है। तो इसलिए इवेल्युएशन ज़रूरी है। हर प्रोग्राम या जो भी कार्यक्रम रखते हैं किसी की माने स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे आर्थिक या सामाजिक डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें इवेल्युएशन इसलिए ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी कमियां रह गई हैं जिसको हम ऐड करें तो वो अच्छा हो सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पोलियो के लिए चला था अभियान, देखिए पल्स पोलियो अभियान, उसको कितना 20 साल हो गए चल रहे हैं, अभी भी जा रहा है। पहले क्या था कि पहले केवल हेल्थ सेंटर्स पे स्टार्ट किया गया पोलियो का टीका लगना, फिर
देखा गया कि बच्चों को ज़रूरी है तो स्कूलों को लिया गया, सारे स्कूल में लगने लगे। फिर भी लोग नहीं आ रहे थे, तब ये हुआ कि स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सब जगह लगने लगा कि जहाँ पे आने जाने की सुविधा। उसके बाद डोर टू डोर स्टार्ट हुआ कि हर घर में आप देखोगे जो आशा बहनें हैं वो घर घर आंगनबाड़ी से पूरे एक एक घर का वहाँ पे रिपोर्ट लिया जाता है कि किसके घर में कितने बच्चे हैं और किसको लग चुका है कि नहीं लग चुका है। फिर भी लोग झूठ बोलते हैं कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। तो ये बदलने में जो नॉलेज उनको दी जा रही थी और स्किल डेवलप करने में उनका एटीट्यूड बदलने में कितना साल लग गए, 20 साल लग गए। अब जाके आपके यहाँ से इंडिया से पोलियो जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। तो कोई भी, अब जैसे कोविड के लिए स्टार्टिंग हुआ तो अब ये धीरे धीरे अभी 2 साल हुआ है, लेकिन आप 2 साल में भी देख रहे होंगे कि बहुत सारी जो पहले की चीज़ें थी जो कम और कुछ नहीं हुआ, कम से कम एक ऐसी ही धारणा बदली लोगों में कि लोग सफाई करने लगे, साफ सुथरे, कि कहीं से भी बाहर से आए तो हाथ धोना, पैर धोना वो अब एक बन गया है, जबकि पुरानी रीति रिवाज में भी ये था। और इसको एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं, कहीं से आए तो हम हाथ धो लें या कोई चीज़ खाने से पहले हाथ धो लें, ये सबके माइंड में ये सेटअप हो चुका है। ठीक है, फिर है रिकंसिडरिंग, मतलब फिर से जब इवैल्यूएशन के बाद जितनी कमियां हमारे पास निकल के आती हैं हम उसको फिर से रिकंसीडर करते हैं और फिर जो प्लानिंग की जाती है या प्रसार कार्यकर्ता जब किसी भी समस्या को लेके समस्या के समाधान को लेके जाते हैं तो वो पॉइंट्स उसमें कंसीडर करें। फिर होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन आप सब जान रहे हो, कल बहुत सारी चर्चा इस पे हो चुकी है कि होम साइंस में हमारे 5 ब्रांच है, न्यूट्रिशन भी है, चाइल्ड केयर है, आपका होम मैनेजमेंट है और टेक्सटाइल है। तो इसमें जितनी भी जानकारी हम लोग इसमें मिलती है हम लोगों के बीच में जाकर वो जानकारी दें और उनका चाहे वो उनका सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे कल्चरल डेवलपमेंट हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसको हम कोशिश करें कि उसको बढ़ाएं और लोगों का स्टैंडर्ड और लिविंग बढ़ाने के लिए हम कोशिश करें कि किस तरह से जो उनके पास खाली टाइम बच रहा है, जो काम दिन मतलब खाना बनाने के बाद कुछ नहीं कर रहे, तो उनके पास अगर कोई स्किल है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के उनको कोई भी रोजगार करने के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग तैयार कर सकते हैं। ये हमारा होम साइंस एक्सटेंशन जो है वो इस फील्ड में काम करता है। ठीक है, प्रोग्राम्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन रिलेटेड ऑफ होम साइंस। इसमें कि जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं तो वो कितना जो है होम साइंस से रिलेटेड है। होम साइंस में हमारा मेन टारगेट रहता है गृहिणी और बच्चे। ठीक है, पुरुष भी हैं शामिल, पर हम जितना होम साइंस जो है वो उनको टारगेट करता है कि किस तरह से हम उन्हें जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनको एम्पावर करें और बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें बीमारियों से और उनका जो है एजुकेशन जो है वो अच्छा रहे। तो इसके लिए फर्स्ट जो गोल है उसका पहला पॉइंट है टू एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, कि मतलब गरीबी किसी तरह से दूर हो और जो भुखमरी यहाँ पर इतनी है वो ना हो पाए। भाई बहुत सारे आप देखते होंगे एकदम स्वस्थ रहते हैं फिर भी भीख मांग रहे हैं, तो उनको वो भाई आप काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। होम साइंस स्टूडेंट या होम साइंस की तरफ से जो प्रोग्राम है तो हम लोग उनको बता सकते हैं भाई आप कुछ काम करो। ऐसा नहीं है कि काम की कमी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यहाँ पर खासकर इंडिया में कि ये काम छोटा है ये काम बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको पैसा अगर चाहिए, आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाओ, बच्चा अगर 11th-12th में पढ़ रहा है वो होटल में काम करता है, होटल में वो बर्तन भी धो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये काम नहीं करते क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अभी इस तरह से माइंड सेटअप नहीं है। लेकिन फिर भी अब देखो स्टार्ट हो चुका है, दुकानों में पहले कभी लड़कियां आपको नहीं दिखती थी, लेकिन अब कोई भी शॉप हो चाहे कोई एजेंसी हो वहाँ पर आपको आधा से आधा तो जरूर आपको लड़कियां वहाँ पे
फीमेल कैंडिडेट मिल जाएंगे, आप चाहे किसी भी शॉप में जाओ, कहीं भी मैंने जाओ। यहाँ कानपुर में ही 2 लेडीज़ हैं, वो ई रिक्शा चलाती हैं। मैंने देखा है, मैं इवन उनके ई रिक्शे में एक बार कहीं जा रही थी तो उन्हीं के ई रिक्शे में बैठी थी। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था किसी लेडी पर्सन को ई रिक्शा या ऑटो जैसी चीज़ चलाते हुए। तो ये क्या है, ये लोगों का अब एटीट्यूड बदल रहा है कि भाई हमें कुछ काम करना है, लेकिन एक्सेप्टेंस कहाँ से नहीं होता। हमारे यहाँ जो मेल मेंबर है वो किसी भी काम करने के लिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और मान लो देखे कि वो चला रही है तो वो खराब चलाएगी। मैम इवन एक लेडी थी उसमें से, उसने अपने दुपट्टे में अपने बच्चे को भी बांध रखा था, और वो ई रिक्शा जो भी उसकी कंडीशंस हो, बट मुझे लेकिन ये देख के लगा कि हाँ मतलब वो चला रही, उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, सोचते तो होंगे। ये चीज़ ये किसी में भी नहीं होना चाहिए। यही जो है होम साइंस एक्सटेंशन वर्कर जो होते हैं, आप मतलब समझाना चाहिए लोगों को। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी संस्था में काम करें, आप अपना खुद पर्सनल भी, आपके सामने जो कोई भी कैंडिडेट ऐसा है तो आप उसको प्रेरित कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए घर में काम करने वाले आते हैं, ठीक है, आप क्या काम किया, लेकिन उसके पास भी कुछ समय बचता है, तो आपके पास इतना टैलेंट है, होम साइंस में इतनी सारी चीज़ें सिखाई जाती है, फॉल लगाना, पेटीकोट सिलना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, या खाने में इस तरह के आइटम्स बनाना सिखाएं कि जो न्यूट्रिशियस हो, तो वो किसी के घर में जाके खाना भी बना सकती। तो इस तरह के काम अब लोग बहुत कर रहे हैं। टिफ़िन सिस्टम कितना स्टार्ट हो गया कि घर से बैठ के टिफ़िन जो है हॉस्टल्स में सप्लाई कर रहे हैं। तो और फिर है टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ये जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था, ये भी अब लगभग इसमें सब लोग जो है इसके लिए अब प्रेरित हैं, और जो हमारा मतलब साक्षरता का जो परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 100% तो नहीं हुआ है, लेकिन तब भी पहले से काफ़ी ऊपर आ चुका है। और फिर प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कि जो समानता पुरुष और महिला में जो अंतर इतना है, और खासकर इंडिया में है, अब धीरे धीरे लोगों में चेंज हो रहा है। बहुत जगह परसेंटेज निर्धारित किए गए हैं, चाहे नौकरी में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, सब जगह किए गए हैं, लेकिन अभी भी माइंड सेटअप पूरी तरह से नहीं बदला है जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में हो गया। इसी को बदलने की ज़रूरत है। जब ये बदल जाएगा तो हम कहीं भी कोई भी किसी तरह का भी काम कर सकते हैं, और अपना, और भाई जब तक हर व्यक्ति एम्पावर नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट जो है वो अधूरा रह जाएगा, वो पूरी तरीके से नहीं हो सकता है। फिर है टू रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, कि जो बच्चों का मृत्यु दर है उसको कम करने का एक सबसे बड़ा टारगेट होता है। और फिर इम्प्रूवमेंट इन मैटरनल हेल्थ। अक्सर देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होने के टाइम में, शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे इस तरह का कि एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं, या बर्थ से पहले ही पैदा हो गए, या मदर की डेथ हो गई, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी को दूर करना जो है वो मेन टारगेट होता है। अब है कि क्या क्या गोल्स होने हैं, मतलब इसके, तो टू कॉम्बैट HIV एड्स, मतलब जितनी तरह की बीमारियां हैं, एड्स है, आपका कोविड आ गया, जितने भी वेरिएंट हैं, मलेरिया है, डेंगू है, आपका एनीमिया हो गया, गोइटर है, तो इस तरह की बीमारियां जो आमतौर पे महिलाओं को होती हैं, तो उनको किस तरह से दूर किया जाए, इसके बारे में लोगों के बीच में जानकारी देना। और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट देख रहे हो कि कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो इसका क्या कारण है लोगों के बीच में जाके बताना। भाई गाड़ियाँ भी चल रही हैं, AC घरों में भी है, एक AC नहीं 4-4 AC है, तो वो जो बाहर इतना जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके कारण आप पूरा जो है एनवायरनमेंट ही जो है वो गड़बड़ हो रहा है। वातावरण हमारा अभी देखो कितना दिसंबर, आज जो है 14 दिसंबर, उस तरह की ठंड नहीं है, कभी ठंड लगती है और कभी गर्मी लगने लगती है। तो अभी कस के धूप हो जाए, लेकिन अभी देख रहे होगे तुम लोग 3 बजे से ऐसी फॉग, स्मॉग जो बोलते हैं, वो आपका एनवायरनमेंट में है, जो सनरेज है वो नीचे नहीं आ पा रही। सवेरे में भी पूरा स्मॉग होता है, फिर थोड़ी देर के लिए अच्छी धूप निकलती है, फिर जो है वो शाम के 3-2:30-3 बजे से आपका पूरा नीचे चला आता है, और
सन रेज नीचे नहीं आ पाती। तो कारण क्या है, आपके पूरा मेट्रो खुदा हुआ है, पूरी धूल मिट्टी, जितने आपके व्हीकल्स चल रहे हैं उसका धुआं, तो ये सारा चीज़ें इकट्ठा होके वातावरण को प्रदूषित कर रही है और वो प्रदूषण हर व्यक्ति पे पड़ता है और उससे बीमारियां बढ़ती हैं। तो इसी को दूर करने के लिए ये जो प्रोग्राम्स जो हमारे चलते हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। टू डेवलप अ ग्लोबल अप्रोच फॉर डेवलपमेंट कि भी इसका आपका आर्थिक विकास हुआ, सांस्कृतिक विकास और सोशल डेवलपमेंट के लिए पूरा जो है किस तरह से ग्लोबली चेंज किया जाए। ठीक है, अब इसमें जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें नेशनल प्रोग्राम्स हैं, अभी एक प्रोग्राम्स के बारे में एक चीज़ बता दें कि जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो तो एक तो पर्सनल होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फैमिली के होते हैं। ये जब जो समस्या हमारे सामने आती है वो फिर जाती है आपका ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे और फिर जाता है नेशनल लेवल। कि कोई भी प्रोग्राम जब माने जो भी योजनाएं बनती हैं उसमें पैसा लगता है, तो वो जब ये समस्याएं जब ढूंढ के निकाली जाती हैं तो वो समस्या का समाधान के लिए इतने सारे स्टेप पे कि गांव में कोई समस्या आई तो वो लेके अपना ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, ब्लॉक लेवल से जाके फिर वो समस्या पूरा लिखा पढ़ी में होगा वो आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगी। तो इसके लिए उनके जैसे जो हमारे गांव में प्रधान है, फिर ब्लॉक के होते हैं, फिर उसके बाद आपका एमएलए आ गया, एमएलए आ गया, फिर वो समस्या हम लोग विधायक के पास ले जाते हैं, वो फिर अपना राज्य सरकार के पास ले जाते हैं, तब कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है और प्रोग्राम हमारे सामने आता है। इसके लिए इसका एक है, इसको इससे समझ सकते हो तुम लोग कि कैसे कोई प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है। एक तो जाता है प्रोग्राम प्लानिंग और दूसरी तरफ होता है प्रोग्राम का एक्शन। प्लानिंग में क्या क्या है, प्लानिंग में फैक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, फिर सिचुएशन एनालाइज सिचुएशन, और फिर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर जब प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर प्लान डेवलप किया जाता है। डेवलप प्लान फॉर वर्क, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, और फिर रिकंसिडरेशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट आपका ये कलेक्ट द फैक्ट्स, सेकंड है एनालाइज सिचुएशन, थर्ड है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, फिर डिसाइड ऑब्जेक्टिव्स, फिर फोर्थ है डेवलप प्लान फॉर वर्क, फिफ्थ है आपका एग्जीक्यूट और सिक्स है इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम और ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट।
ठीक है, तब जाके हमारा कोई प्रोग्राम अगर हम लाएँ इसमें किसी भी जगह के लिए तभी सफल होगा। अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी स्टेप छूटता है तो हमारा प्रोग्राम सफल नहीं होगा। आपने सिचुएशन नहीं देखा, परिस्थिति नहीं देखी और आप प्लान वहाँ पे ले गए, पता चला वहाँ पे किसी को ज़रूरत ही नहीं है, वो उनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है जो आप लेके जा रहे हो, तो उनके लिए, वहाँ के लोगों के लिए वो प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं होता। जब प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं होगा तो वो प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो आपकी योजना जो है वो फेल हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखो, इसमें अब नेशनल प्रोग्राम में जो प्रोग्राम्स वुमेंस और चिल्ड्रन से रिलेटेड हैं, जो हमारे होम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, वही प्रोग्राम्स में इसमें मेंशन किया है मैंने। तो ICDS, अब इसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप लोग सब पढ़े हुए हो, इसलिए उसका बहुत शॉर्ट में कि ये कब लॉन्च हुआ और इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वही मैंने इसमें दिया हुआ है। तो ये जो है 2 अक्टूबर 1975 में लॉन्च हुआ और इसका मेन है कि ये जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया जाता है, तो इसमें केवल जो है चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम्स इसमें रहते हैं और इसका जो है ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर और टू ले द फाउंडेशन ऑफ प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट। और कंपोनेंट्स है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, सेकेंड है केयर एंड न्यूट्रिशन, काउंसलिंग, थर्ड है हेल्थ सर्विसेज और फोर्थ है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब उनकी जो भी समस्या आती हैं उसको सॉल्व करने का वो पूरा जो है ये काम ICDS करता है। और ये जो नेक्स्ट है ड्वाक्रा, ड्वाक्रा भी पढ़े होंगे कुछ याद है? ये सबसे पहले उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था ट्राइबल्स के लिए, ठीक है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, क्योंकि वहाँ आदिवासी बहुत है। फिर ये धीरे धीरे तमिलनाडु और अपने उत्तर प्रदेश में भी आया। तो इसमें मेन ये इनका प्रोग्राम का सबसे मेन मोटो यही था कि जैसे जो आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, जैसे वहाँ पे तूफान बहुत आते हैं समुद्र के किनारे, तो घर बर्बाद हो गए, तो और वहाँ के घर ही ख़त्म हो जाता था, फिर बच्चे का न्यूट्रिशन हो गया उनका रहने का, तो इसलिए ये स्टार्ट किया गया। और ये IRDP की ही एक योजना है जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं, उसी के लिए है कि किस तरह से इनको ऊपर उठाया जाए। उनका इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब कहीं एकदम घर बर्बाद हो गया तो उनको किस तरह से फाइनेंशियल मदद करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर है अप्लाई न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये जो है न्यूट्रिशन प्रोग्राम में ये टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर और पुअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स इन अर्बन स्लम्स एरिया में और ट्राइबल एरिया, और जो सूखा है या बाढ़ वाले प्रदेश हैं वहाँ पर इसको चलाया जाता है। फिर है नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1997 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया। इसमें मेन है कि जो किशोरावस्था में और प्रेग्नेंट लेडी में, इसमें 2 लोग जो हैं वो एनीमिया से ज़्यादा ग्रसित होते हैं, तो इसके लिए उनको हेल्थ सेंटर्स पर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उन पर एनीमिया की आयरन की गोली देना और आयरन रिच फूड्स भी वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते थे और लोगों में बताना कि किस तरह से हम खाना खाएं जिससे आयरन की कमी ना होने पाए। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये पता है, ये चलाया गया ये 2016 में 1 मई को, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई है। इसका मेन गोल क्या था कि गांव में लोग लकड़ी पर या चूल्हे पर या गोबर के कंडे पर खाना बनाते, तो उससे जो धुआं उठता था
उससे बहुत सारी बीमारियां होती थी और टाइम बहुत ज़्यादा लगता था केवल खाना बनाने। उसके लिए आप अगर बरसात है तो उसको कहीं आप रखो, फिर पता चले कि अगर गीली हो गई तो कुछ नहीं बन रहा। तो इस तरह से तो इनका ये टारगेट था कि 20 मिलियन गैस सिलेंडर एलपीजी का पूरे ऑल इंडिया लेवल पे लोगों को बांटा जाए, जिससे ये धुएं से होने वाली बीमारियां जो हैं वो महिलाओं को ना हो और समय उनका बचे, और जो समय बच रहा है उस समय का उपयोग वो अपना कोई काम करके पैसा कमाने के लिए कर सके, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़े। फिर है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए किया गया है और इसमें 5,000 की धनराशि जो है वो दी जाती है महिला को जो गर्भवती होती है। मतलब बच्चा पैदा होने के ये बाद का है, जब बच्चा पैदा होता है तब। और ये 5,000 की धनराशि सीधे एक साथ नहीं मिलती और हाथ में भी नहीं मिलती, इसके लिए अकाउंट खुलवाना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में या आपका बैंक में। वहाँ पे किश्तों में आती है कि शुरुआत में आपको 1,000, उसके बाद जितने टीकाकरण होते हैं बच्चों को या माता को उसके हिसाब से इसमें पैसा मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैम जो इससे पहले वाली थी उसका रीनेम रखा गया था। रीनेम यही है, पहले का नाम था कि मातृत्व सहयोग योजना। अच्छा। पहले मातृत्व सहयोग योजना थी, बाद में उसको नाम बदल के 2017 में ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि आप कितने भी बच्चा पैदा करें सब में मिलेगा, एक बच्चे पर है। मैम पहले बच्चे पे, हाँ पहले बच्चे पे। ठीक है, मतलब ये एक तरह से कंट्रोल करने के लिए भी है कि आपको, और इसमें लड़की, हाँ लड़की जब लड़की होगी, ठीक है, ये इसलिए है कि भाई क्या होता है कि इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छा वो भी बात नहीं इसके। तो लड़कियों को सेव करने के लिए कि उसको मारे ना, तो इसी के लिए इसके बाद जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। इसी के बाद मैंने रखा है कि क्या हो रहा था कि मेल और फीमेल का रेशियो जो है वो गड़बड़ हो रहा था। मेल ज़्यादा हो रहे थे और फीमेल कम हो रहे थे। इसको बचाने के लिए, और इतनी कन्या भ्रूण हत्या होने लगी थी, उसको बचाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया। और इसमें भी कई सारे, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, वो भी एक लड़की या सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए पढ़ाने के लिए दिया गया। उसमें भी पैसा 3,000 रुपये दिया जाता है, और वो भी आपका ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ नहीं देंगे, 500 देंगे, फिर 500 देंगे, फिर पहले एडमिशन के टाइम में, फिर आपका जब सेकंड में गई, 5th में गई, 8th में गई, उसमें ऐसा नहीं कि आप स्कूल नहीं जा रहे, नाम लिखाना पड़ेगा और 85% अटेंडेंस भी ज़रूरी होगी, तब वो नेक्स्ट शिफ्ट में एज ए छात्रवृत्ति देते हैं और 15 साल के बाद आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, फिर प्रोग्राम्स लॉन्च टू अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वुमेन्स, ये है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो महिलाएं हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके बारे में भी जानते हो कि कौशल विकास के लिए फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है लड़कियों को भी लड़कों को भी, और उनको सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो अपना भी कोई स्वरोजगार खोल सकते हैं, या कहीं पे किसी जगह या कहीं रोजगार उनको नौकरी करनी है उस फील्ड में, तो उसके लिए भी वो एलिजिबल हो जाते हैं। और महिला ई हाट स्टार्ट किया गया कि डायरेक्ट जो है, जो लोग अपना स्वरोजगार करते हैं या लघु उद्योग करते हैं, वो डायरेक्ट ऑनलाइन उनको मार्केटिंग करने के लिए ई हाट योजना स्टार्ट की गई। फिर है इंटरनेशनल वेलफेयर प्रोग्राम्स। इंटरनेशनल वेलफेयर प्रोग्राम्स में यूनिसेफ है, जो कि चिल्ड्रंस फंड जो है, एजुकेशन फंड्स के साथ साथ इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इनका ऑब्जेक्टिव्स है जिस पर ये काम करते हैं। और नेक्स्ट है
केयर, कोऑपरेटिव एंड असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। ये स्टार्ट किया गया 1945 में कि जैसे मान लो कोई युद्ध हो रहा है या कोई बाढ़ आ गया तो इसमें जो नुकसान होता है उसको भरपाई जो है ये केयर करती है। और ये ऑल अराउंड वर्ल्ड इनका काम चलता है, इंडिया में भी ये काम करती है। ठीक है। और ये प्रोग्राम जो हैं, मतलब प्रोग्राम्स तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन जो होम साइंस से रिलेटेड है हमको पढ़ना है, जो महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड है वही प्रोग्राम्स हमको पढ़ना है। तो इसमें आप अब देख रहे हो कि जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में कि इसमें जो होम साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, और होम साइंस से हम किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन डेवलपमेंट किस तरह से, और जो इक्वलिटी है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, वो इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, बंद कर। मैम ये बताइए कि जैसे ये टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन, तो हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन में किस किस फील्ड में हम लोग कर सकते हैं? रिसर्च रिसर्च जो ये रिसर्च है ना, तो रिसर्च में देखो एक्सटेंशन में ऐसा है कि बहुत सारे आपके लिए सारी फील्ड खुली है। तो ये जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं आप प्रोग्राम से भी कर सकते हो। आप गांव में जाके समस्या देखो, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी समस्याएं वहाँ पे आ रही हैं, थोड़ा सा इसमें सर्च करना पड़ेगा। तो आप न्यूट्रिशन फील्ड में भी जा सकते हो। ठीक है। और आप बच्चों की समस्याएं वहाँ पे आ रही हैं, या पढ़ाई जो स्कूल्स चल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स चल रहे हैं, वहाँ पे जो पढ़ाई की समस्या आ रही है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे स्कूल आते हैं कि नहीं आते हैं, उनका एजुकेशन लेवल कम है तो क्यों कम हो रहा है, और ये सारी चीज़ें माने उनकी किसी भी तरह की समस्या, या आप जैसे खेती करते हैं तो महिलाएं भी गाँव खेती करने में सहयोग करती हैं, तो महिलाओं का कितना कंट्रीब्यूशन खेतों में होता है, और वो अपना कोई उद्योग चला रही हैं कि नहीं चला रही, या कोई अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चला रहे हैं वो लोग, तो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कितना मनी इनकम कर रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाला खैर टॉपिक बहुत पुराना हो गया है अब इस वक्त तो, लेकिन फिर भी हम कोई एक ऐसा एरिया चुन सकते हैं, जैसे मान लो उज्ज्वला योजना है, उस पर भी हम कि भाई ये नई योजना लॉन्च हुई है तो ये कितना इफेक्टिव है, इस पर एक रिसर्च हमारा जो अभी हमारी स्टूडेंट है उस पर कर रही है कि मैंने ये किया कि उनके जो हेल्थ स्टेटस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। भाई कहीं ना कहीं भाई उनका जो टाइम है वो बच रहा है, भाई कहीं से कुछ, भाई आपको गोबर से कंडी बनाने में भी टाइम लगता है, फिर वो सूखता है, फिर उसको आपको कहीं रखने की जगह चाहिए, वो सारी चीज़ें खत्म हुई, या कहीं से कोई लकड़ी ला रहा है उसको उससे खाना बना रहा है तो आपको कहीं तोड़ने ले जाना है, फिर काम करना है, तो टाइम टेकिंग है, और फिर आप उसको सुखाइए फिर कहीं रखिए, इतनी जगह सबके पास, मतलब खुले में रखिए, भीग गया, बरसात आई, अब तो ऐसा कुछ है नहीं कि बरसात कभी भी हो जा रही है और कितनी भी ज़्यादा हो जा रही है, तो इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है कि आपका कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए ये भी है। और फिर जैसे मान लो इकोनॉमिक में आप भाई ठीक है, अगर जो प्रोग्राम्स मान लो लॉन्च हो रहे हैं तो वो किस तरह से इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ा रहा है। जैसे कि योजनाएं जो चल रही हैं अभी अगर देखें तो आंगनबाड़ी में भी कई योजनाएं आई, सबला योजना है ना, सुकन्या योजना, इस तरह की योजना, तो ये तो गवर्नमेंट की योजना है, तो क्या हम इनका एनालिसिस कर सकते हैं कि मतलब कि ऐसे ये तो नहीं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा कि अगर मान लीजिए कुछ तो गवर्नमेंट चाहती है कि अगर कुछ जो भी हम लोग योजना चला रहे हैं उस पर आप काम करिए, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये तो रिसर्च से ही पता चलेगा ना। योजना तो भाई इसमें भी देखो तुम लोगों ने भाई कोई भी फैक्ट्स इकट्ठा किए जाते, फिर तब जाके दूसरा प्रोग्राम, भाई ऐसा नहीं कि जो एक प्रोग्राम चला, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ये पोलियो वाला, तो पहले तो यही था कि केवल हेल्थ सेंटर्स पर या हॉस्पिटल्स में ही टीके लगेंगे, लेकिन उसमें देखा गया कि लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे हैं, तो फिर उसका फिर से जब इवैल्यूएशन हुआ कि क्या कारण है कि लोग नहीं जा रहे हैं, फिर
प्रसार कार्य ये जो कार्यकर्ता है उनको भेजा गया। एनएसएस होता था कॉलेज में, एनएसएस के स्टूडेंट्स को गांव में भेजा गया, वहाँ पे लोगों से बात की गई कि क्या कारण है। तो बहुत सारे कारण ऐसे निकले। इसका एग्जाम्पल एक हम अपना खुद का भी दे सकते हैं कि हम इसके पहले बाराबंकी में नौकरी करते थे। उस समय ये स्टार्ट हुआ था 1997 की बात बता रहे हैं। तो हम लोगों फिर उसके बाद ये आया कि कॉलेजेस में जो एनएसएस है उसके थ्रू जो है गांव में स्टूडेंट्स को ले जाएं और हर एक घर उसमें 5 बच्चों को 4 घर या 5 घर दे दिया जाता था और हर बच्चा एक एक घर का पूरा हिस्ट्री निकालता था। तो उसमें जिसके घर में बच्चे छोटे होते थे, ये मतलब देखी हुई चीज़ है कि वो बच्चों को बताते ही नहीं थे, वो अंदर कर देते थे कमरे में, कहे हमारा बच्चा नहीं है। जब उनको फ़ोटोज़ दिखाई गई तब तो ये सारी सुविधा नहीं थी, ना नेट था ना एंड्रॉयड फ़ोन था। तो हम लोग फ़ोटो ले जाते थे पोलियोग्रस्त एक बच्चे का और एक अच्छे जो एक नॉर्मल बच्चा है, तो उनकी फ़ोटो दिखाई जाती थी कि ये बीमारी है जिससे बच्चा हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। तो और अगर आप ये टीका लगवा लेंगे, पोलियो की ड्रॉप पिला लेंगे तो आप इस बीमारी से क्योर कर सकते हैं। तब उसके बाद तब स्कूलों तक आ गया, हर कॉलेजेस में पल्स पोलियो दिलाने लगा। फिर इस तरह से ऐसा एक ही बार में नहीं हुआ, हर बार जो है बदलता गया। और क्या कारण है कि भाई एडवर्टीजमेंट्स कितने हुए, अमिताभ बच्चन इसका एडवर्टीजमेंट करते थे, तो क्या कारण है? क्योंकि महानायक है वो, जो सबसे पॉपुलर एक्टर है उसको बोला गया, क्योंकि लोग उसकी पिक्चरें देखते हैं और उससे अफेक्ट होते हैं। तो जो भी एडवर्टीजमेंट का मेन हमारा एक्सटेंशन में है कि कोई भी काम आपको करना है तो आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू जितने भी टीचिंग एड्स हैं उसका उपयोग करते हैं हम लोग कि किस तरह से लोगों में पोस्टर्स लगाए गए बाहर, और आपके रेडियो है, टेलीविज़न है, पेपर है, तो ये सारे जो प्रचार के जितने भी साधन हैं हमारे उनसे प्रचारित और प्रसारित किया गया। और कुछ सोचिए, क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन में तो मैम बहुत फील्ड है, ब्रॉड है इसमें एक्सटेंशन सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, भाई सारा फील्ड आ जाता है, जो भी सारी हमारी ब्रांचेज हैं वो हाँ। सारी रिलेट करती है, हम उसको लोगों तक पहुंचाएं। हाँ। मतलब रूरल एरियाज़ हैं उसमें मतलब हम कोई भी फील्ड पकड़ सकते हैं, जैसे होम मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो भी हम रूरल एरियाज़ में भी हाँ, उसको ले सकते हैं कि मतलब आजकल मतलब इंटीरियर है घर का या कोई भी और चीज़ इसमें है, आप एंटरप्रेन्योर पे भी कर सकते हो मैम वर्क सिंप्लीफिकेशन पे कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल एंटरप्रेन्योर पे भी, क्योंकि अब जो है महिलाएं बहुत ज़्यादा इस फील्ड में आगे आ रही हैं। यस मैम। तो आप जैसे आप कोई एरिया जो ले रहे हो या 2 एरिया में कंपटीशन कर मतलब उसका कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर कोई आज ही एक पेपर में है कि राजस्थान का कोई गांव है जहाँ पर कोई भी पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है। तो ये काम वहाँ की महिलाओं ने, 5 महिलाओं ने मिलकर, वहाँ पे पहले पानी की भी सुविधा नहीं थी लेकिन फिर हैंड पाइप, तो इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है कि किस तरह से आगे बढ़ के भाई आप ब्लॉक पहले प्रधान लेवल पे फिर ब्लॉक लेवल पे आपको कहीं आगे बढ़ के फंड्स, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने आप से कर लिया, फंड्स गवर्नमेंट से मिला, उससे लेके उन्होंने काम किया और बिलो पॉवर्टी लाइन में थे सब वहाँ पर। और अब जो है वहाँ का एक भी घर जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं या कोई इतना अच्छा काम हुआ तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को अवेयर रहना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कोई कितना इधर 2 सालों में कोविड की वजह से जब पूरा देश हमारा बंद था, उस टाइम में बहुत लोगों की ऐसी योग्यताएं, ऐसी स्किल्स निकल के सामने आए हैं। आप इंटरनेट पे भी देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें, जो खाना बनाने को ही ले लो, यस कितने लोग यूट्यूब चैनल पे अपना प्रोग्राम मतलब अपना जो डिशेस हैं अपना देने लगे, तरह तरह के, कितने तरह के काढ़े आपको सामने आ गए। तो कोरोना टाइम में तो और हाँ, ज़्यादा तो भाई इसमें था कि इम्यूनिटी हम पावर कैसे बढ़ाएं, Yes. उसके लिए तरह तरह के, जो ऐसा नहीं जो होम साइंस नहीं भी पढ़ा था तो उसमें जो घर में एकदम जो हाउसवाइफ थी वो लोग कितने सारे ऐसे डिशेस बना के, या ऐसा मान लो पेंटिंग है, ड्राइंग पेंटिंग
के आइटम्स या कलर गमले कलर करके तरह तरह का डेकोरेटिव जो आइटम्स हैं वो कितने सारे आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें Waste ऐसे निकल material। के आई। तो उस तरह का जैसे खाली टाइम है तो आप भाई कहीं देखोगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वहाँ का अगर कुछ ऐसी रिसोर्सेज है वहाँ पर कि उनको हम बता के हम और अच्छा कर पाएँ तो वो इस पर काम किया जा सकता है। और चाइल्ड डेवलपमेंट भाई ठीक है, आप देखो ये एक्सटेंशन क्या है, मेन रूरल एरिया के लिए ही फोकस करता है मेन, कि जो कहीं से पीछे हैं, चाहे पढ़ाई में पीछे हो, चाहे आप पैसे में पीछे हो, तो जो हमारा पिछड़ा वर्ग है वो उसको हमको उठाने का काम करना होता है। मैम इसमें तो हम लोग को तो जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन है, कई ऐसी ब्रांच होती है जिसमें एथिकल परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या एक्सटेंशन एजुकेशन में भी एथिकल परमिशन की ज़रूरत पड़ती नहीं, है? वो तो आपका टॉपिक क्या रहेगा उस पर डिपेंड करता है ना। भाई लैब वर्क तो इसमें है नहीं कुछ, मैम इसमें आपका फील्ड वर्क ज़्यादा वर्क ही है भाई। आप इसमें अगर मान लो आप एक्सटेंशन वर्कर्स पर भी कर सकते हो। हम एक्सटेंशन वर्कर्स पे कैसे? एक्सटेंशन वर्कर्स भाई जाते हैं, काम करते हैं, समस्याएं तो उनको भी आती हैं जी भाई। ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग हुई है, प्लान ये है जिसके लिए जो बेनिफिशियरीज होते हैं, कितने बेनिफिशियरीज को पता चलता है कि उन्हें कुछ मिला ही नहीं, जी। तो उसका भी तो कारण खोजा जा सकता है कि ये कहाँ पर ऐसी क्या रुकावटें आ रही हैं जो बेनिफिशियरीज को कुछ मिल नहीं रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती हैं, अब तो थोड़ा बहुत महिलाएं अवेयर होने लगी, पहले कहाँ अवेयर थी महिलाओं के लिए योजना पता चलता था, जिनके लिए है उनको मिल ही नहीं पा रही है। और फिर उनको ऐसा नहीं है कि हम लोग भाई आप समस्या खोजिए कि ये समस्या है और फिर उसको हम कैसे उसको और अच्छा उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हम कैसे कर पाएंगे। गांव में देख लो, मीडिया का उपयोग देख सकते हो, मीडिया का जो हमारा जो इंटरनेट की सुविधा है या ये देख सकते हो गांव में, क्योंकि अभी साउथ के गांव तो बहुत एडवांस है, वहाँ पे गांव की महिला के पास भी लैपटॉप होगा, लेकिन अपनी तरफ में इधर यूपी में कहाँ पर इस हुआ कि जो गांव की महिलाएं हैं या जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी शायद चला रही हो। इस तरह का भी आप कुछ ऐसा ले सकते हो कि कितना मीडिया का इफेक्ट पड़ रहा है वहाँ की खेती पर या उनके रहन सहन पर या उनके जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उस पर, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और रिलेट कर सकते हो आप भाई, एग्रीकल्चर से भी रिलेट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम अगर इस तरह की हम लें कि हम उसको एग्रीकल्चर बेस करें और उनका मान लो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही हैं तो उनका और जो मेल मेंबर है उसका भी कंपेयर हो सकता है कि मान लो काम कर रही हैं, फिर उनको अपना बाजार में जैसे मान लो गाय भैंस या पाल लिया तो उसको उसका जो दूध आ रहा है उसको कहाँ वहाँ पे डेयरी है कि नहीं है, या वो अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको कैसे मार्केटिंग कर पा रही हैं, और या उसको करके भी अपना हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं कि क्या किस तरह का हो रहा है, कौन कौन से छोटे छोटे जो स्वरोजगार योजनाएं हैं या कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चल रहे हैं उस पर भी काम कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम? थैंक यू। ठीक है फिर। और इसमें दोनों यूनिट में तो ऐसा कुछ नहीं जो नहीं समझ आए। 2 मिनट और हो जाएगा, कोई नहीं है, खत्म हो गया।